झाला लाइट दिख रहा क्या? साथियों, दिख रहा? आप सब लोगों को हमारी तरफ से जय बिरसा, जय भीम, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। आप सब लोग सिंधु संस्कृति के वारिस है। इस भारत के मूल मालिकों के वंशज है। मैं आप लोगों को मेरी तरफ से सामाजिक क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो विषय काफी गंभीर है। इस विषय को समझना और इस पर बात करना एक कम समय पे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे लिए इस विषय को समझना वर्तमान में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदलाव आ रहे हैं, जो ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं, जो वैश्विक बदलाव आ रहे हैं, उन वैश्विक बदलाव में हमको अपनी वैश्विक अस्तित्व के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। साथियों, एक सेटल प्रिंसिपल है भारत का, चाहे सिंधु संस्कृति से लीजिए आप, चाहे स्टोन एज से लीजिए आप स्टोन एज मानव की तरफ से आप सोचना शुरू कीजिए या सिंधु सांस्कृतिक तरीके से, यानी एक जिसको आप एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस के हिसाब से सोचिए, दूसरा कल्चरल साइंस के हिसाब से सोचिए। तो भारत में एक सेटल प्रिंसिपल सामने आता है, एक नियम सामने आता है कि भारत के जो आदिवासी है वो इस देश के मूल मानव समूह के लोग हैं, इस देश के प्रथम नागरिक है और वो इस देश के मालिक भी है। भारत का आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और यहां के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज जो है ये उनके वंशज है। ये बेसिक थ्योरी है और इस बेसिक थ्योरी पर हम लोगों को सोचने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे बीच में वैचारिक संक्रमण का फैलाव हो रहा है, जो मनुवादियों ने इस देश के बहुजन समाज के बीच में जो वैचारिक संक्रमण खड़ा किया है, उस वैचारिक संक्रमण को समझना पड़ेगा। उस वैचारिक संक्रमण की वास्तविकता को समझना पड़ेगा और इस वास्तविकता को समझे बगैर हम इस देश में मूल निवासियों का आंदोलन, आदिवासियों का आंदोलन नहीं चला सकते। उसको अपनी डेस्टिनी तक, उसके मूल उद्देश्य तक के हम लोग नहीं पहुंचा सकते। ये जनरेशन का प्रॉब्लम है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी का प्रॉब्लम है, ये आधुनिक भारत का प्रॉब्लम है। मैं वैदिक भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पहले आप लोग समझ लीजिए। वैदिक भारत और अवैदिक भारत, इन दोनों में आपको समझना पड़ेगा। इस देश में वैदिक भारत का जो नेतृत्व है वो संस्कृत करता है और सिंधु भारत का जो नेतृत्व है वो संस्कृति करती है। वैदिक भारत का जो नेतृत्व है वो संस्कृत करता है, ये पहले समझ लीजिए।
और सिंधु भारत का जो नेतृत्व है वो संस्कृति करती है। वैदिक भारत के संस्कृत का नेतृत्व पुरुष करता है और सिंधु भारत की संस्कृति का नेतृत्व महिला करती है। यानी इस देश की मूल संस्कृति जो है वो महिला प्रधान संस्कृति है। आप मोहनजोदारो का भी अगर इशू आप सामने अपने दिमाग में रखते हो, उदाहरण सामने रखते हो, जो जीता जागता उदाहरण है विश्व के सामने, वो मोहनजोदारो की जो संस्कृति थी, जो बुनियादी आदिवासी संस्कृति थी, जो इस देश की मूल संस्कृति थी, आर्य संस्कृति नहीं, मूल संस्कृति, मूल भारतीय संस्कृति थी, उसका जो नेतृत्व था वो महिला करती थी। क्योंकि महिलाओं, आर्य आगमन के पहले भारत में महिलाओं प्रधान समाज व्यवस्था का अस्तित्व था, जो गण पद्धति का भाग है, जिनको गण व्यवस्था पर आधारित समाज कहा जाता है, जहां टोटम ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होती थी, जिसको टोटेम्स बोलते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक जीवन शैली और समाज का मूल आधार है। साथियों, मोहनजोदारो हड़प्पा में जो संस्कृति मिली है, जो अवशेष मिले हैं, वो अवशेष में सबसे ज्यादा महिलाओं की मूर्ति है। वहां पर कृषि प्रधान व्यवस्था होने के कई अवशेष मिले हैं और उस कृषि प्रधान व्यवस्था में महिलाओं का स्थान नेतृत्व के रूप में था। वो नेतृत्व कर रहे थे उस संस्कृति का। और आर्यों की जो संस्कृति थी वो पुरुष प्रधान थी, जो गैर श्रमिक संस्कृति कहलाई जाती है। मैं ये शब्द यहां इसलिए वापर रहा हूं, इसका उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि जो कृषि संस्कृति है, जो कृषि संस्कृति है, वो श्रमिक और समानता पर आधारित थी, जिसके अवशेष आपको मिलते हैं। और जो गैर कृषि संस्कृति है, वह श्रम नाम की चीज का कोई स्थान नहीं था। वहां आक्रमण, अतिक्रमण और संक्रमण नाम की प्रोसेस आपको दिखाई देती है। यानी आर्यों का जो वास्तविक षड्यंत्र है, वो पहले आक्रमण करते हैं, फिर अतिक्रमण करते हैं और फिर संक्रमण निर्माण करते हैं। ये प्रोसेस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वर्तमान में भारत को देखने का, विश्व का जो दृष्टिकोण है वो बहुत अलग है। जो विश्व स्तर पर भारत को देखा जा रहा है, उस दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। भारत ये संस्कृति प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश नहीं है। भारत को जबरन धर्म प्रधान देश बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे हिस्से में सिर्फ हिंदुत्व शब्द आ रहा है, लेकिन हमारे जहन से, हमारे खून से, हमारे माइंड से, हमारे समाज से हमारी पहचान छीनी जा रही है, हमारी संस्कृति छीनी जा रही है, हमारी बुनियाद छीनी जा रही है। ये खोखले बुनियाद पर धार्मिक राष्ट्र की संकल्पना का जो आधार यहां के मनुवादियों ने खड़ा किया है, उसको आपको समझना पड़ेगा। पहली बात, भारत ये सांस्कृतिक देश है। इस सांस्कृतिक देश का मुख्य आधार यानी इस देश की आदिवासी संस्कृति है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। इस बात को हमारे भी लोग, बहुजन समाज के लोग कंफ्यूज होकर कुछ अलग तरीके से बरगला रहे हैं, लेकिन इस सत्य को समझना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि आदिवासी भारत के मूल मालिक है, यहां के प्रथम नागरिक है, प्रथम मानव समूह है, और इस देश के दलित, बहुजन, अल्पसंख्यक जो भाई है, ये उनके वंशज है। इस बेसिक को आपको समझना पड़ेगा। अगर इस बेसिक को आप नहीं समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और वो कंफ्यूज करने का काम
मनुवादियों द्वारा चालू है। बहुत बड़ी तादाद में काम चालू है, युद्ध स्तर पे काम चालू है। साथियों, 2011 में 2010-2011 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कैलाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कि आदिवासी भारत के मूल मालिक है, मूल निवासी है। अगर आदिवासी भारत के मूल मालिक है, यह बात भारत का सर्वोच्च न्यायालय आजादी के 50 साल बाद में देता है। ये कल्चरल डिसीजन जो है ये दिया गया है और इसको आपको मान्य करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में देश में कोई दूसरा कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का न्याय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आखिरी माना जाता है। इस जजमेंट में आदिवासियों को देश का मूल निवासी घोषित किया गया है। अगर आदिवासी इस देश के मूल निवासी है तो बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। जो विषय है हमारा कि आदिवासियों की संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता और बहुजन समाज का अस्तित्व, इस विषय को समझ के ही आपके सामने ये बात रख रहा हूं। साथियों, 1993 में भारत सरकार का एक स्टेटमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ में गया। वहां से पूछा गया था, क्या आपके देश में आदिवासी रहते हैं या नहीं, और आदिवासी रहते हैं तो किस अवस्था में है। ये प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत को मिला। जो भारत का प्रतिनिधित्व गया वो गैर संवैधानिक तरीके से गया। जो भारत का स्टेटमेंट गया वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी आदिवासी, एंटी इंडिजिनियस, जो भारत के पूरे मूल निवासी थे उनके खिलाफ में गया। जो संविधान में प्रावधान किया गया है, जो संविधान सभा में, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को देखते वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री है उसी को पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। यानी संविधान में जो प्रावधान है और संविधान पूर्व की गई प्रावधानों के लिए बहस, ये दोनों इस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी का पार्ट है। ये दोनों एक साथ देखे गए हैं और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्योंकि भारत में आदिवासी कौन है, ये सवाल जब आएगा तो उनको कैसे प्रमाणित किया जाएगा, उनको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, यह प्रश्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के सामने था। और भारत के आदिवासियों को आदिवासी ही करके इस कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिलनी चाहिए, यह प्रश्न आदिवासी उच्च शिक्षित डॉक्टर जयपाल मुंडा ने किया। जयपाल मुंडा का जो सवाल डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के सामने आया, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में, यानी संविधान पूर्व बहस में यह बात क्लियर हुई। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने रखा कि मैं अनुसूचित जनजाति ये शब्द इसलिए उपयोग में ला रहा हूं क्योंकि भारत में कानूनन तरीके से और जितने सुविधाएं आदिवासियों को दी जा रही है, जो प्रावधान आदिवासियों को दिए जा रहे हैं, उस प्रावधान का उपभोग और उपयोग करने के लिए यह सवाल सामने खड़ा होगा कि भारत में आदिवासी कौन है। तो आदिवासी कौन कौन है, इसके लिए एक शेड्यूल बनाया गया जिसको सूची बोलते हैं, अनुसूची बोलते हैं। और आदिवासियों को डिफाइन करने के लिए उनके सांस्कृतिक परिवेश को सामने रखकर डॉक्टर अंबेडकर ने एबोरिजिनल इस शब्द का उपयोग किया। बाबा साहब ने एबोरिजिनल इस शब्द का उपयोग किया और यह उल्लेखित किया कि मैं आदिवासियों को परिभाषित करने के लिए संविधान में कानूनी प्रारूप और कानूनी रूप से आदिवासियों को परिभाषित करने के लिए शेड्यूल ट्राइब इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं। तो भारत में जो शेड्यूल ट्राइब है वो आदिवासी है और जो आदिवासी है वो शेड्यूल ट्राइब है। ये
कॉन्स्टिट्यूशन और प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट से बात सामने आती है, और कॉन्स्टिट्यूशन और प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट के माध्यम से अगर ये बात सामने आती है तो भारत सरकार का जो स्टेटमेंट गया कि भारत में आदिवासी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ स्टेटमेंट है। भारत में जो शेड्यूल ट्राइब है उनको अलग सुविधाएं दी गई है, ऐसा स्टेटमेंट भारत सरकार का गया। और उन्होंने बताया कि भारत में किसी भी टाइप की गैर बराबरी नहीं है। ये जो स्टेटमेंट भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र संघ में गया, वास्तविकता में ये संविधान विरोधी स्टेटमेंट था। ये संविधान विरोधी स्टेटमेंट देते वक्त एक सवाल और खड़ा किया गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका संबंध बहुजन समाज के लोगों से है। वहां ये स्टेटमेंट किया गया कि भारत के 50 लाख भील जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो आर्यन भाषा से मिली हुई संबंधित ऐसी लगती है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ये स्टेटमेंट इसलिए दिया गया कि भारत के बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, बहुतांश भाषा में जो संस्कृत और आर्यन भाषा का अवशेष मिलते हैं, संस्कृत भाषा के अवशेष मिलते हैं, ऐसा वो साबित करना चाहते थे। यानी ये स्वीकार करते हैं कि आर्य बाहर से आया, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि जितने लोग हैं इनकी भाषाएं और इनका जो संस्कृति है ये आर्यों से मिला हुआ है, इसलिए ये आदिवासी नहीं हो सकते। जिस प्रकार उन्होंने भील वंश के लोगों को खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा, उसी प्रकार वही षड्यंत्र अप्लीकेबल होता है यहां के दलितों को, यहां के बहुजनों को, यहां के ओबीसी को, यहां के माइनॉरिटीज को। तो साथियों, ये जो स्टेटमेंट था ये संविधान विरोधी स्टेटमेंट था, आदिवासी विरोधी स्टेटमेंट था और सिंधु संस्कृति को समाप्त करने के लिए स्टेटमेंट था। इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज में गलत फहमियां पैदा की जा रही है। हम लोग इस बात से सहमत हैं कि 85% इस देश के लोग यहां के मूल निवासी हैं। ये बात से आदिवासियों ने कभी नकारा नहीं इस बात। लेकिन आज जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि आदिवासी भारत के मूल मालिक है, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि पूरे बहुजन समाज ने इस मांग का समर्थन करना चाहिए कि आदिवासी भारत के मूल मालिक है और यहां के SC, ST, OBC, एंटी माइनॉरिटीज उनके वंशज हैं। तो ये जो दूसरी प्रक्रिया है ये हमारे सेकेंड फेज का आंदोलन है। लेकिन फर्स्ट फेज का आंदोलन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में यह बात साबित हो जाए कि भारत में आदिवासी है। यह बात साबित होने से जो मदद बहुजन समाज को मिलती है, जो मदद यहां के 70% लोगों को, 75% लोगों को मिलती है, उस पर पर्दा डाला जा रहा है। उस मांग को कहीं तो भी अलग साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग अपने को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बोलते हैं इस देश में। मेरा उनसे सवाल है कि आप ओपन डिबेट कीजिए। वो 2011 के जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जजमेंट यहां के बहुजन विरोधी जजमेंट है। आप इस तरीके से मत बोलिए उसको भी। इस जजमेंट में एक बात आपके पक्ष में आई है कि आपके पक्ष में यह आई है कि आदिवासी भारत के मूल मालिक है। आपको सिर्फ इतना ही साबित करना है कि आप उनके वंशज हो। हम DNA टेस्ट के मार्फत यह बता सकते हैं कि आर्य बाहर से आया है, लेकिन अगर हम अपने आप को सब एक ही इसके बीट के लोग हैं तो हमारे पास केवल सांस्कृतिक आधार है। और सांस्कृतिक आधार यानी आज अगर इस देश के दलित भाई को, इस देश के OBC भाई को, इस देश के माइनॉरिटी के भाई को अगर अपने आप को देश का मूल मालिक या आदि मूल निवासी बोलना है तो उनको यह साबित करना पड़ेगा कि वो आदिवासियों के वंशज है। आप इस बात को समझ लीजिए। जो शिव संस्कृति है, जो शैव संस्कृति है, जो सेवा संस्कृति है,
जो सिंधु संस्कृति है, ये संस्कृति किसकी है? जो कृषि संस्कृति है वो किसकी है? उसके मूल जनक कौन है? उसके निर्माता कौन है? इसलिए आपको वैदिक और अवैदिक ये दो प्रकार में आपको सोचना पड़ेगा। वेदों में शिव का उल्लेख नहीं है। एक रुद्र करके शिव का उल्लेख आया है। रुद्र जो है ये तारीफ नहीं है। रुद्र ये उस शत्रु का विवरण है। वो रुद्र कैसे है? शिव के तारीख में एक भी श्लोक बताइए पूरे वेदों में, आपको कहीं नहीं मिलेगा जो शिव के वास्तविक अस्तित्व को दिखाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब सवाल यह है, मैं इसलिए ये शिव संस्कृति की बात कर रहा हूं कि यहां का ओबीसी वर्ग जो है, मराठा वर्ग जो है, वो इस सभ्यता को समझ सकता है, इस कृषि सभ्यता को समझ सकता है। हमारा जो मूल तंत्र है वो धार्मिक नहीं है, वो सांस्कृतिक है। हम कृषि संस्कृति के मालिक हैं। हम लोगों ने इस संस्कृति को निर्माण किया है। हम लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। दो टाइप की मूवमेंट आपके सामने खड़ी है। दो टाइप की मूवमेंट में आपको भी निर्णय लेना है। देयर इज मोर कंफ्यूजन। आप में एक सैचुरेशन आ रहा है, एक वैचारिक संक्रमणता की परिस्थिति निर्माण हो रही है सांस्कृतिक आधार पे। जो बहुजनवाद की कंसेप्ट खड़े कर रहे हैं, मैं किसी को कमेंट्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उस बात से उनको आगाह करना चाहता हूं कि इससे हम क्या नुकसान कर रहे हैं। एक रणनीति होती है, उस रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। अगर आदिवासी को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिल जाती है तो दो चीजें सामने आ जाती है कि भारत में आदिवासी है और भारत में आर्य भी है। आपको तय करना है, आप आदिवासियों के वंशज हो या आर्यों के। ये छोटी चीज है, लेकिन जब ये इंटरनेशनल परफेस पे हम लोग देखेंगे, इंटरनेशनल सब कॉन्टिनेंट में हम लोग देखते हैं, तो विश्व के 80% देशों में आदिवासी पाए जाते हैं। अगर आदिवासियों को, भारत के आदिवासियों को मान्यता मिलती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व के आदिवासी आपके समर्थन में आ सकते हैं। भारत का ओबीसी, भारत का बहुजन, भारत का माइनॉरिटी, ये वास्तविकता में कौन है? आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस देश में संस्कृति को ही खत्म करके धर्म की स्थापना हुई है। जो धर्म की कंसेप्ट है ये आधुनिक है और संस्कृति की कंसेप्ट जो है वो प्राचीन है। इस देश का दुर्भाग्य है कि अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस बात को मान्यता दिलाने में मनुवादी सक्सेस हो गए कि संस्कृत भारत की पहली भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। अगर संस्कृत भारत की पहली भाषा है तो इस देश के बहुजन समाज के लोग और जो आदिवासियों के मूल वंशज है उनका अस्तित्व क्या रहेगा? मेरे को बताइएगा। ये विचार करने योग्य बात है। इस देश में संस्कृति और संस्कृत का संघर्ष है। ये सदियों से चले आ रहा है, हजारों साल से चले आ रहा है। हम लोगों में ये फीलिंग्स पैदा नहीं हुई कि हमारे जेनेटिकली रिलेशन, हमारे कल्चरल रिलेशन, हमारे ब्लड रिलेशंस क्या है। हमारा आंदोलन इस पर नहीं चला। बाबा साहब ने ऐसे ही आदिवासियों को एबोरिजिनल शब्द से संबोधित नहीं किया। आपको यह समझना पड़ेगा कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में बाबा साहब ने 16 बार बोला है कि आदिवासियों की संस्कृति हिंदुओं की संस्कृति से भिन्न है। ये समझने योग्य बात है।
ये नहीं बोला है कहीं पर कि आदिवासी और बहुजन समाज ये अलग है, यहां का एससी, यहां का एसटी, यहां का ओबीसी, माइनॉरिटी, इनके कोई कनेक्शन आदिवासियों से नहीं है। ऐसा कहीं भी इतिहास आपको नहीं मिलेगा, इस देश की एंथ्रोपोलॉजी में नहीं मिलेगा, इस देश की सोशियोलॉजी में नहीं मिलेगा, इस देश के कल्चरल सिस्टम में नहीं मिलेगा। वर्तमान में जिस आंदोलन पे बात चल रही है, चाहे अम्बेडकराइट मूवमेंट हो, अम्बेडकराइट मूवमेंट में एक संक्रमण, वैचारिक संक्रमण की बात चल रही है। यह बहुत अच्छी बात है कि भाई इस देश के 85% लोगों को एक जगह लाया जाए, इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता। लेकिन इस 85% वर्ग का जो प्रतिनिधित्व मूल निवासी विषय पे कर सकता है, वो वर्ग की आइडेंटिटी अगर क्लियर हो गई है तो उसको मान्यता दिलाना ये प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी। ये इसलिए क्योंकि जैसे ही आदिवासी वनवासी हो जाता है, इस देश का एससी, इस देश का एससी, ओबीसी, एंटी, ओपन, माइनॉरिटी, ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। आदिवासियों का वनवासी होना यानी ये जो उसके वंशज है उनका स्वर्गवासी होना, ये बिल्कुल इसका मतलब ये है कि अगर आदिवासी आइडेंटिटी डिफ्यूज होती है, आदिवासी की पहचान अगर खत्म होती है, तो बहुजनों की पहचान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता इस देश में। यह वास्तविक इतिहास है। अब इसको तर्क शुद्ध तरीके से हम लोगों को समझने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ अभी इंटरनेशनल इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप भारत नहीं पूरे देशों में बढ़ रहा है, विश्व छोटा होते चले जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप करते वक्त अगर भारत के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में विशेष अधिकार मिल जाते हैं, तो आपके पास एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इट विल बी टोकन, ये टोकन होगा आपके लिए, इस मुख्य रूप का टोकन होगा, ये बिगिनिंग होगी। इस पर आधारित आंदोलन पूरे देश में शुरू हो सकता है, यानी देश में सांस्कृतिक आंदोलन की पुनर्जीवित हो सकता है। जब आदिवासी भारत के मूल निवासी है, मालिक है, इंडिजिनियस है, ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ में डिक्लेयर हो जाएंगी, तो भारत के बाकी संभावित समाज के सामने एक प्रश्न सामने आएगा कि आप किसके वंशज हो, हु आर यू। तब इस देश के सांस्कृतिक सत्य को सामने लाने के लिए हमारे समाज के, बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल्स काम करेंगे। जब बाबा साहब की थ्योरी थी, मेरा कुछ भाइयों से एक लॉजिकल सवाल है उनके सामने कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज आई जहां पर बाबा साहब बाकी पूरे समुदाय को मूल निवासी करके संबोधित कर सकते थे, लेकिन उस वक्त राष्ट्र निर्माण का विषय महत्वपूर्ण था। इसलिए देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का कंसेप्ट सामने लाया गया। इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की कंसेप्ट में एक बात को हवा नहीं दी गई, दूर रखा गया। उसको हवा नहीं दी गई, उसको दूर रखा गया, केवल एबोरिजिनल करके आदिवासियों को सामने लाया गया। ये मैं बार बार आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब है, ये लीगल टर्मिनोलॉजी है, ऑल्टरनेट लीगल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ लोगों को बहुत गलत फहमी है कि हमको डिफाइन नहीं किया गया। अरे जयपाल मुंडा जी ने आदिवासी बोलने पर जो ट्रेस किया, उस पे एक सवाल खड़ा हुआ कि इस देश में कौन कौन आदिवासी है। एक जमात नहीं है, आदिवासियों में इस देश में 640 से ज्यादा जमातें हैं, जिनको एक जगह लाकर यह साबित करना था कि ये आदिवासी है। तो अगर कानून में यह सवाल खड़ा होता है कि हु आर आदिवासी, हु इज आदिवासी, आदिवासी कौन है, तो उनको अनुसूची में लाना कि भाई ये आदिवासी है, उनको अनुसूचित करना,
बहुत जरूरी था। और ये सावधानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ली कि उनको आउट ऑफ कास्ट सिस्टम रखा, उनको ट्राइब करके बोला गया। ट्राइब का जो मीनिंग है, जो एंथ्रोपोलॉजिकल मीनिंग है, वो ये है कि वो समूह जिसकी समान संस्कृति है, एक विशिष्ट समान संस्कृति है और एक विशिष्ट बोली भाषा है और एक विशिष्ट रहन सहन है, ऐसे समूह को ट्राइब बोला गया। उस वक्त इंडिजीनियस कंसेप्ट को जो है इंटरनेशनल लेवल पे उतनी मान्यता नहीं मिली थी। जो इंडिजीनियस कंसेप्ट है वो आधुनिक रूप से 93 में पूरे वर्ल्ड वाइड पब्लिश हुई और इंडिजीनियस कंसेप्ट के लिए हम लोग दावेदार हैं। जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया, वो आर आदिवासी इस देश का सर्वोच्च न्यायालय जिसको संवैधानिक इंटरप्रिटेशन की मान्यता है ना, उनको आधिकारिक रूप से अथॉरिटी है कि संविधान का वो विश्लेषण कर सके। तो जब वो संविधान का विश्लेषण किए तब उन्होंने बोला कि यस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ दिस लैंड एंड दे आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ दिस कंट्री। ये बात साबित हो गई। एक चीज आपको इशारा समझ में आना चाहिए कि बाबा साहब ने ये लाइन क्लियर रखा कि जिस दिन इस देश के मूल निवासियों की बात आएगी तो बाबा साहब और जयपाल सिंह मुंडा का जो डिबेट है, ये इस देश के लिए एक लैंडमार्क डिबेट होगा। वैसे तो पूरे आंदोलनों को हम लोगों ने देखे, संविधान पूर्व आदिवासी आंदोलनों को अगर हम लोगों ने समीक्षा किए, महात्मा फुले के भी आंदोलन की अगर हम लोगों ने समीक्षा किए, तो वो सांस्कृतिक संघर्ष के इर्द गिर्द ही दिखाई देती है। बिरसा मुंडा का आंदोलन हो या बाकी जो आंदोलन हुए हैं, जो लैंड एक्विजिशन का आंदोलन है, वो लैंड एक्विजिशन के आंदोलन से केवल आदिवासियों को फायदा नहीं हुआ। जो भूधारक थे वो भूमालक बने लैंड एक्विजिशन एक्ट से। यानी बिरसा मुंडा के आंदोलन से इस देश का जो किसान है, जो बहुजन समाज है, उसको भी फायदा हुआ, माइनॉरिटीज को भी फायदा हुआ, उच्च वर्णीय को भी फायदा। ये ओनर नाम की जो कंसेप्ट है, मूल मालिक, भूमालक नाम की जो कंसेप्ट है, वो इस आंदोलन से सामने आई। टंट्या भील के आंदोलन से सामने आई, राघोजी भांगरे के आंदोलन से सामने आई, तिलका मांझी के आंदोलन से सामने आई, बाबूराव शर्मा के आंदोलन से सामने आई। ये हमको समझना पड़ेगा। जो दृष्टिकोण है बहुजनवादी आंदोलन का आदिवासी आंदोलन को समझने में, वो दृष्टिकोण जो अपनापन चाहिए था, जो नजदीकी चाहिए था, जो सेंटिमेंट्स होने चाहिए थे, जो वेदना होनी चाहिए थे, वो वेदना उतनी तीव्रता से नजर नहीं आती है, उतनी गैप नजर नहीं आ रही है। वहां वर्चस्व की बात आ जाती है कि भाई मैं थोड़ा ये कर रहा हूं, आदिवासी क्या नेतृत्व करेंगे इस बात का। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चाहे मराठा समाज हो, चाहे बहुजन समाज या ओबीसी समाज हो, या शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी हो, या माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो आदिवासियों को इन्फिनिटी के कॉम्प्लेक्स से देखते हैं, आदिवासियों को एक नीचे स्तर से देखते हैं। अगर इस टाइप का दृष्टिकोण सामने आता है तो यह अफसोस की बात है, क्योंकि आदिवासियों की जल जमीन के प्रश्नों पर खुल के आवाज आदिवासियों के अलावा बाकी जगह से नहीं उठती है। इसका एक बहुत बड़ा दुख है जो हमको समझना पड़ेगा। इस टर्मिनोलॉजी का भी हमको विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। वासी और निवासी, वासी यानी मालिक, निवासी यानी नागरिक, ये बेसिक है इसका। ये बिरसा मुंडा के आंदोलन ने इस देश में प्रूव कर चुका है और ये रिकॉग्नाइज हुआ है कि वासी और निवासी क्या होते हैं। जो नेटिव होते हैं उसी से नेशन बनता है। नेटिव यानी वासी, और उन्हीं का होता है नेशन। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। भारतवासियों के लिए आज बाबा साहब के बारे में जब हम लोग सोचते हैं, या देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग जो सोचते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है, किस तरीके से हमारे लोगों में सांस्कृतिक गतिविधियों की बात हो रही है,
आदिवासी संस्कृति को कभी सीरियस नहीं लिए बहुजन समाज के लोगों ने। हमारे बहुजन भाइयों ने आदिवासी संस्कृति की जो वास्तविकता है, जो उसकी टोटामिक पद्धति है, जो उसकी मातृसत्तक वास्तविकता है, उस चीज को सीरियस नहीं लिए हम हमेशा राजनीतिक नेतृत्व की यात्रा के लिए निकल पड़े। हम उसी रेस में खड़ा करना चाहते हैं अपने आप। उस रेस में हम लोग पिछड़ गए। हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं भाई। शिवाजी महाराज को, संभाजी महाराज को आदिवासियों के अलावा किसी ने इतना साथ नहीं दिया जितना आदिवासियों ने दिया है। जमीन आदिवासियों के, सैनिक आदिवासियों का हर राजा शिवाजी महाराज को बनाया गया, संभाजी महाराज को बनाया गया। महिलाओं को जो वास्तविक प्रधानता दी गई, जो वास्तविक उनका सर्वोच्च स्थान आदिवासी संस्कृति में है, आपको कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो कृषि प्रधान व्यवस्था है, आज भी गांव में जाइए आप, ओबीसी में रहेगा या कोई भी रहेगा, उनमें इसके अवशेष नजर आते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो टोटामिक पद्धति थी, जो उसके गण पद्धति थी, उसको नष्ट कर दिया गया। आर्यों ने उसको नष्ट किया। साथियों, आज हमारे सामने देश और समाज दोनों को बचाने का प्रश्न है। हम भावनात्मक हो जाएंगे हिंदुत्व के नाम से तो नहीं चलेगा। आपको हिंदुत्व की बात करते वक्त आपको सिंधु की भी बात याद रखनी पड़ेगी कि हिंदू का सिंधु से क्या संबंध है। इस बात को भूलना नहीं पड़ेगा। केवल हिंदुत्व के साँचे में अगर कोई मनुवादी शक्तियां अगर छुपना चाहती है और इस देश को संचालित करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, और हम कंट्रोल हो रहे हैं, तो हमारे लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। धर्मनिरपेक्षता इस देश की जान है। विश्व में अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग समूह और अलग अलग सांस्कृतिक संप्रदाय का, धार्मिक संप्रदाय का जो समूह है, ये भारत में पाया जाता है। यहाँ की धर्मनिरपेक्षता जान है। इसका महत्व आप अब तब समझोगे। आपको दिखाई दे रहा है अभी तालिबान का जो इश्यू सामने आ रहा है, उससे धर्मनिरपेक्षता की वैल्यू समझ में आ रही है। जो सेक्युलरिज्म है उसकी वैल्यू समझ में आ रही है। हम लोग अपने पूर्वजों के आंदोलन से कुछ सीख लेने चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को सर्वव्यापी बनाकर समाज के सामने पेश किया गया। उनके विचारों को प्रासंगिकता प्रदान की गई, और वो है महात्मा फुले के विचार है। लेकिन इस पूरे आंदोलन में संभाजी महाराज के विचार है, या और भी हमारे पंजाबराव देशमुख जी के विचार है, तुकडोजी महाराज के विचार है, या तुकाराम महाराज के विचार है। इनकी बात तो हम करते हैं, लेकिन इस बीच में आपको आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्र सेनानी, क्रांतिकारियों के विचारों को भी समझने की जरूरत है। जिस समय हम आदिवासी क्रांतिकारियों के विचारों को समझ लेते हैं और उनको बहुजन आंदोलन में मिलेगा, तो वास्तविकता में जब सांस्कृतिक संघर्ष की बात आएगी तो नेतृत्व वो ही विचारधारा कर सकती है। उसका जो नेतृत्व है वो वही विचारधारा कर सकती है। ये सच्चाई है। चाहे ओबीसी हो, मराठा हो, शेड्यूल कास्ट हो, माइनॉरिटीज हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, इनको बताना पड़ेगा कि वो उनकी संस्कृति क्या थी, वो किसके, कौन सी संस्कृति के वारिस है, वो किसके वारिस है। इसलिए ये सूत्र बराबर है कि अगर आदिवासियों को, अगर बहुजनों को अपने मूल निवासियत को के अस्तित्व को बरकरार रखना है, तो उसलिए जरूरी है कि भारत के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिल जानी चाहिए। तब जाके इस देश में एक नई बात सामने आएगी। इस देश में एक सांस्कृतिक अधिकारों की बात सामने आएगी, और हम सब उन सांस्कृतिक आधारों पर सोचने लग जाएंगे। आप जब अपनी संस्कृति की बात करते हो, अपने अधिकारों की बात करते हो, तो इस देश में राष्ट्र विरोधी हो जाते हो। हमारे लिए धार्मिक राष्ट्रवाद एक भूल भुलैया है, और ये कभी संभव नहीं है इस देश में कि ये धार्मिक प्रधान देश बन जाए। हो नहीं सकता। ये तालिबान नहीं है। यहां पर ये तालिबानी बात हो गई। आप अपनी भारतीयता को खो नहीं सकते।
आप अपनी भारतीयता को कायम रखते हुए ही काम आपको करना पड़ेगा। इस देश में संविधान की प्रासंगिकता भारतीयता पर आधारित है, हिंदुत्व पर आधारित नहीं है, ना इस्लाम पे आधारित है, ना क्रिश्चियनिज्म पे आधारित है। वो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, उसकी प्रासंगिकता धर्मनिरपेक्ष पर आधारित है। और भारत ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आदिवासी संस्कृति में देखिए, आप आदिवासी को कभी किसी से भेदभाव करते हुए आप देखे नहीं होंगे। वहां जाति का कोई स्थान ही नहीं है, वहां धार्मिक कट्टरवाद को कोई स्थान नहीं है, वहां भेदभाव नहीं है। वो तो किसी भी धर्म संप्रदाय के आदमी के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करते हैं। वो मानवता पर आधारित एक विचारधारा है, जहां पे जीव जंतुओं का भी विचार होता है। चाहे आप कोया संस्कृति की बात कीजिए, आप कोल संस्कृति की बात कीजिए, आप भिल संस्कृति की बात कीजिए, आप मुंडा संस्कृति की बात कीजिए, संताली संस्कृति की बात कीजिए, आप भारत के किसी नागा संस्कृति की बात कीजिए, आपको वही अवशेष दिखाई देते हैं। विश्व के आदिवासियों में एक सांस्कृतिक समानता का जो सूत्र है वो बेसिक है। और एशिया खंड में, जो गोंडवाना लैंड के एशिया खंड में जो मूल मानव पहले मिला है वो आदिवासी है, और वो भारत का आदिवासी है। इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपको पाषाण काल से इसकी सोच रखनी पड़ेगी। आप पाषाण काल से एक तरीके से आप सोचो, जो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है, और दूसरा कल्चरल अप्रोच है। ये दोनों अप्रोच पे आप जब आते हो तो आपके सामने एक प्रिंसिपल मिलता है कि आदिवासी भारत के मूल मालिक है, मूल मानव समूह है, और इस देश के एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज ये उनके वंशज है। ये थ्योरी है। इस थ्योरी को आप मानना पड़ेगा। आपको अपनी मातृसत्तक पद्धति का, अपनी सांस्कृतिक मातृसत्तक पद्धति के नेतृत्व को मानना पड़ेगा, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के हैं। उसके अवशेष आज भी मिलते हैं। वो मंत्र तंत्र में आपके पास आज भी निहित है। वो चाहे उत्पादन का सूत्र हो, कृषि उत्पादन का सूत्र है, आपको मंत्र तंत्रों पर ही आधारित ये सब चीजें मिलती है। यहां कोई श्लोक की जरूरत नहीं होती। आप ऋग्वेद के मंत्र से खेती करते हुए भारत के किसी किसान को नहीं देखोगे। आप संस्कृत के मंत्रों पर किसी भी किसान को काम करते हुए नहीं देखोगे, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो। क्योंकि खेती का अपना एक सूत्र है, उत्पादन का अपना एक सूत्र है। जो भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश होने का ही मतलब है कि उसकी संस्कृति ये श्रमिक संस्कृति है। ये श्रमिक और समानता पर आधारित संस्कृति है। इसके अवशेष आपको मिलते हैं। मैंने एग्जाम्पल के रूप के शिव को देखा। ये शिव, ये हमारा सांस्कृतिक अधिष्ठान है। अब कोई इसको व्यक्ति बोले, भगवान बोले, मैं उससे नहीं ये करता हूं। ये सांस्कृतिक अधिष्ठान हो सकता है आदिवासियों का और यहां के मूल निवासियों का। ये बेसिक है इसके पीछे का। और रही बात राष्ट्रीयता की, तो ये देश में धर्मनिरपेक्षता ही राष्ट्रीयता है और राष्ट्रीयता ही धर्मनिरपेक्षता है। कोई अगर इसको कोई अलग सूत्र से इस देश को चलाने की बात कर रहा है तो वो बेईमानी है, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आपको इस देश के सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़कर इस देश में कोई दूसरी बात लाना, धर्मांधता की बात करना, धार्मिक राष्ट्रवाद की बात करना, ये देश के साथ धोखा है, ये संविधान के साथ धोखा है। इसलिए बहुजन समाज का जो कंसेप्ट है या बहुजन समाज का जो अस्तित्व है वो सांस्कृतिक आधार पर टिका हुआ है और वो सांस्कृतिक आधार के आखिरी अवशेष आदिवासियों में पाए जाते हैं। वो आदिवासियों में अवशेष पाए जाते हैं। तेली, माली, कुंबी, धनगर, इनमें पाए जाते हैं आदिवासियों के अवशेष। ये बेसिक है उसका। देयर इज नो अदर थ्योरी इन इंडिया। चाहे उसकी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी ले, उसकी कल्चरल थ्योरी ले या उसकी आर्कियोलॉजिकल थ्योरी ले,
इन सत्य को मानना ही पड़ेगा। यूटिपियन थ्योरी अगर आप समाज को रखोगे, कंफ्यूज करोगे, तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। आप काल्पनिक शास्त्र पे समाज का निर्माण नहीं होगा, वास्तविक शास्त्र पे समाज का निर्माण होना चाहिए। ये बेस है उसका। आज प्रश्न है मराठाओं के सामने, प्रश्न है ओबीसी के सामने, प्रश्न है शेड्यूल कास्ट के सामने कि अपना सांस्कृतिक वारसा कैसे खड़ा किया जाए, वो कल्चरल आइडेंटिटी कैसे खड़ी की जाए, उस कल्चरल आइडेंटिटी पर आधारित समाज का यूनिफिकेशन, समाज का सामाजिकीकरण कैसे किया जाए, ये बेसिक प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। मैंने बता दिया कि देश को भी बचाना है, संस्कृति को भी बचाना है और समाज को भी बचाना है। देश, संस्कृति और समाज, ये तीनों चीजों पर काम करने की जरूरत है। कुछ लोग इस देश की न्याय व्यवस्था पर, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था पर, इस देश की अर्थव्यवस्था पर अपना कब्जा जमा के आपके मन में एक कंफ्यूजन खड़ा कर रहे हैं। और जो समाज कंफ्यूज रहता है, जिसमें वैचारिक संक्रमणता रहती है, जो संक्रमित रहता है वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से संक्रमित रहता है, वो लंबे समय तक गुलामी में रहता है। दीर्घकालीन गुलामी के जो संकेत है वो आपके कंफ्यूजन से खड़े होते हैं। हम किसी नई आइडियोलॉजी को नहीं रख सकते। वी कैन नॉट से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वॉज कंफ्यूज, वी कैन नॉट ब्लेम महात्मा ज्योतिबा फुले वॉज कंफ्यूज, नोबडी कैन। उनका कल्चर ये था। वी कैन नॉट से जयपाल सिंह मुंडा वॉज कंफ्यूज, क्योंकि उनके पास एक विजन था, उनके पास एक लाइन थी, उस चीज को समझा गया था। आप संभाजी महाराज के जीवन को देखिए, आप उनका जो इनकाउंटर हुआ संभाजी महाराज का, वो कल्चरल इनकाउंटर था। उसको अच्छे से समझा है हमने। संभाजी महाराज के पीछे जो बेसिक रूट्स थे उनके, वो आदिवासी रूट्स थे। जो कल्चरल रूट्स थे वो आदिवासी थे, लेकिन उनको जब इनकाउंटर किया गया, उसके पीछे की जो पार्श्वभूमि है, वो जो थ्योरी है, संभाजी महाराज का इनकाउंटर भारत के तमाम मूल निवासियों को जागरूक कर सकता है। वो जो पॉलिटिकल इनकाउंटर हुआ है उसको समझा जा सकता है। मैं शिवाजी महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महात्मा ज्योतिबा फुले की बात रखता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जो सिद्धांत था, सांस्कृतिक सिद्धांत जो था, शेतकऱ्यांचा असूल, जो स्लेवरी ऑफ, वो स्लेवरी जो ग्रंथ है उनका, जो शेतकऱ्यांचा असूल ग्रंथ है, जो ग्रंथ है उनके आए हैं, गुलामगिरी जो ग्रंथ है उनका, उसमें आपको इस देश के बेसिक रूट्स की, जो कल्चरल रूट्स है, उसी पे बात समझ में आएगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नेपाल का भाषण देखिए आप। आपके बीच में मनुवादी कंफ्यूजन खड़ा करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हु सुधराज में बोला कि आर्य बाहर से नहीं आया, ऐसा प्रतीत होता है। उसको उन्होंने अपना ढाल बना लिया और उस पर कंफ्यूजन खड़ा करके समरसता का आंदोलन पूरे देश में खड़ा कर दिया। वो समरसता के आंदोलन में हम फंस गए, हम कंफ्यूज हो गए। आज खुलेआम पूरे देश में आदिवासियों के खिलाफ में आंदोलन चलाया जा रहा है, उनको वनवासी बोला जा रहा है। बहुजनों को लगता है कि ये उनका प्रश्न नहीं है, यहाँ के शेड्यूल कास्ट को लगता है कि ये उनका प्रश्न नहीं है, माइनॉरिटी को लगता है ये उनका प्रश्न नहीं है। लेकिन भाइयों, जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, आप लोग स्वर्गवासी हो जाओगे। ये आपके सांस्कृतिक वजूद से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इट्स इंटेलेक्चुअल अटैक ऑन योर कल्चर। आपकी पहचान पर अटैक है ये। इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर हम इस चीज को नहीं समझ रहे तो हम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज, इस देश की एक वास्तविकता को समझ लेना चाहिए आपने। हजारों साल से आप पे आक्रमण होते हुए आए, लेकिन आदिवासियों में उनके सांस्कृतिक अवशेष आज भी मौजूद है। चाहे गोंड हो, प्रधान हो, कोरकू हो, भील हो, आंध हो, महादेव कोड़ी हो, मुंडा हो, संताल हो, बैगा हो, भील हो, वारली हो, ठाकर हो, गावित हो, नागा, उनमें है, वो अवशेष है, वो बच्चे हैं। इसका पूरा उपयोग एससी, ओबीसी, मराठा,
माइनॉरिटीज के लोगों ने करना चाहिए। इसको एक अपने लिए आइडियोलॉजिकल स्टेज, ये आपके लिए रोड मैप है, कल्चरल रोड मैप। आपके पास अब कुछ नहीं है केवल आदिवासियों के सिवा, आपके पास सांस्कृतिक अवशेष के रूप में केवल आदिवासी बचे हैं। और ये अवशेषों को बचाने की बात डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे ही ट्राइब नहीं बोला गया, उन्होंने कुछ तो भी सोचा था, बाबा साहब ने कुछ तो भी सोचा था। एक द्वंद्व निर्माण हो गया कि कुछ लोग बोले कि बाबा साहब ने आदिवासियों को संविधान में परिभाषित नहीं किया। यह सवाल सबके सामने खड़ा किया और इसके आड़ में बाबा साहब के प्रति आदिवासियों में एक नेगेटिविटी पैदा की गई। लेकिन यह किसी ने नहीं बोला कि बाबा साहब ने प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में किस चीज को स्वीकार किया, वो रजिस्टर्ड है, रिकॉर्डेड है। जयपाल मुंडा जी के स्टेटमेंट का महत्व बढ़ाया है। हाँ, ये बात सही है कि उस टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं किया, लेकिन ऑल्टरनेट लीगल टर्मिनोलॉजी के रूप में उसका उपयोग किया गया है, इसको मेंशन किया गया है, जिसकी स्वीकृति अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अब अफसोस की बात है कि हमारे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बोलते हैं इट इज पार्शियल जजमेंट। व्हाट पार्शियल जजमेंट? अभी आपको ये क्रिटिसाइज करने का नैतिक अधिकार नहीं है। आप जैसे इसको क्रिटिसाइज करते हैं, आप आदिवासियों के विरोध में हो जाते हो। क्या आप बाबा साहब की थ्योरी को, बाबा साहब ने जो संविधान में आदिवासियों को आदिवासी बोला, उस थ्योरी के खिलाफ जा रहे हो? आप बाबा साहब से ज्यादा दिमागदार हो? तब आपका अम्बेडकरवाद कहां है? इस देश में आंदोलन, संघर्ष और समाज निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सांस्कृतिक रूप से ही हो सकती है, जातीय रूप से नहीं हो सकती है। जातीयता का आधार मनुवादियों ने लिया। अगर आपको मनुवादियों के षड्यंत्र को खत्म करना है तो आपको सांस्कृतिक आधार पे सामने आना पड़ेगा। आप धर्म के आधार पे बहुत जूनियर हो जाते हो इस देश में, लेकिन जब बात संस्कृति की आती है तो आप कई सालों से सीनियर हो जाते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी संस्कृति इस देश में थी, आदिवासी मानव इस देश में था। आप उसके वंशज हो। ये हमको बेसिक थ्योरी के रूप में सामने रखने की जरूरत है आज। इसलिए आदिवासियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आइडेंटिटी एंड राइट्स ऑफ आदिवासी इन यूनाइटेड नेशंस, भारत के आदिवासियों का जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर नमूद हो जाता है, नोटेड हो जाता है, वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, इसका पूरा फायदा बहुजन समाज को होगा। ये आदिवासियों के इस मांग को कि भाई वो मूल निवासी है, सभी मूल निवासी है, इस मांग का विरोध करना भी आरएसएस की मदद करने जैसा है, मनुवादियों की मदद करने जैसा है। इस डायनामा से हमको बाहर आना पड़ेगा, उदार मतवादी बनना पड़ेगा, व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा और कल्चरल थ्योरी को पहले समझ लेना पड़ेगा। कुछ भी काल्पनिक बातें करके कोई मतलब नहीं है। अगर आने वाले समाज की बुनियाद रखना है, हमारे सामने आज देश को बचाने का सबसे बड़ा प्रश्न है, देश में संस्कृति को बचाने का प्रश्न है और संस्कृति के आधार पर हमारे समाज को बचाने का प्रश्न है। हमारे सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, जिंदा रहने का प्रश्न खड़ा हो गया है। हमारे अस्तित्व का, मानव हमारे शारीरिक अस्तित्व का भी प्रश्न खड़ा हो गया है। हमारे सर्वाइवल का प्रश्न है, हमारे आइडेंटिटी का प्रश्न है, हमारी डेमोक्रेसी का प्रश्न है। इस देश की वास्तविक डेमोक्रेसी हैक हो गई है। उसका जो नियंत्रण है वो केंद्रित होते चले जा रहा है। उस केंद्रित नियंत्रण को विकेंद्रित करने के लिए आपको कल्चरल बेस का आधार लेना पड़ेगा। ये एकमेव पर्याय है, दूसरा कोई पर्याय नहीं है आपके पास। इसलिए आदिवासी ये बहुत बड़ा आधार है इस देश में। इस देश का धार्मिक राष्ट्रवाद अगर रुक सकता है तो केवल और केवल आदिवासी संस्कृति की वजह से, वरना देश तालिबान बनते हुए कोई देर नहीं लगेगी।
आपको सभी संप्रदाय के लोगों को लेकर चलना है, एक बैलेंस करना है हमको इस देश में। लेकिन वो बैलेंस विस्थापित समाज के लोग नहीं कर सकते, वो प्रस्तावित समाज के लोग कर सकते हैं। लेकिन प्रस्तावित समाज के लोग इस मूड में नहीं दिखाई दे रहे इस देश के, क्यों? इस देश में सांस्कृतिक बैलेंस, सबको सम्मान, सबको जो वास्तविकता है, जो भारत का वास्तविक इतिहास है, उसको स्वीकार कर लेने की ताकत होनी चाहिए। उसमें तोड़ मड़ोड़ करने की बात नहीं होनी चाहिए। इस देश में राम का अस्तित्व नहीं था, तब से शिव का अस्तित्व है। शिव संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, राम धर्म का करता है। बेसिक बातें होनी चाहिए। सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर मत किया जाए, उसको खंडित करने का काम जो हो रहा है, ये राष्ट्र के खिलाफ में, राष्ट्रीय संस्कृति के खिलाफ में काम हो रहा है। इसको, इसकी सच्चाई को आत्मीयता से सब लोगों ने स्वीकार करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि भारत का संविधान, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था अगर बरकरार रखनी है तो भारत के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिलनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है और ये केवल आदिवासियों का प्रोजेक्ट नहीं है, इस देश के एससी का, इस देश के ओबीसी का, इस देश के माइनॉरिटी का प्रोजेक्ट होना चाहिए कि आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिले। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट के कई साइटेशंस आ गए हैं जल जमीन जंगल के बारे में, 5th शेड्यूल के बारे में। अब तो इंटरनेशनल लेवल का जो यूनाइटेड नेशंस है उसका भी उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के न्याय व्यवस्था ने करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि न्याय व्यवस्था बहुत जगह न्यूट्रल दिखाई दे रही है, बहुत जगह, पूरी जगह नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन बहुत जगह उसका न्यूट्रल चेहरा सामने आ रहा है। ये राष्ट्र हित में है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारों का और इंडिजिनियस टर्मिनोलॉजी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदिवासियों को इंडिजिनियस करके संबोधित कर दिया है। इस बात को कैश करना है, इस बात को आप जातीय व्यवस्था में या धार्मिक व्यवस्था में रह के इस चीज को कैसे कर सकते हैं? अगर आदिवासियों की टोटेमिक सांस्कृतिक व्यवस्था है और वो क्लियर हो रहे हैं, वो डिक्लेयर हो रहे हैं, आइडेंटिफाइड हो रहे हैं, तो आइडेंटिफाइड इंडिजिनियस पीपल और अनआइडेंटिफाइड इंडिजिनियस पीपल, आइडेंटिफाइड इंडिजिनियस पीपल के राइट्स अगर कनेक्ट हो जाते हैं और वो निश्चित हो जाते हैं तो अनआइडेंटिफाइड इंडिजिनियस पीपल के लिए रास्ता मोकरा हो जाता है, उसके लिए रास्ता खुल जाता है। ये छोटी सोच होती है, ये छोटी सोच हो सकती है, एक संयमित सोच हो सकती है, एक सामाजिक सोच हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना बुद्धिमान हो गया हूं कि मैं बाकी लोगों को क्रिटिसाइज करूं, ये भी गलत बात है। मैं यहां पर किसी का विरोध करने के लिए नहीं, मैं इस बात के समर्थन में बोल रहा हूं कि जो सही है उसको रिकग्निशन मिलना चाहिए। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रूव्ड। वो बाबा साहब ने प्रूव किया है। अगर बाबा साहब ने प्रूव की हुई बात है तो अंबेडकर का बाद उसका विरोध कैसे कर सकता है? उसके खिलाफ में कैसे जा सकता है? ये समझ के परे अगर वो जा रहा है, इसका मतलब सोचना पड़ेगा। फिर मैं आप तमाम लोगों इस आदिवासियत के लिए, इस बात के वास्तविक पहलू को समझने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस ढंग से इसको सोचें, क्योंकि ये अंतिम पर्याय है, दूसरा नहीं है। कभी कभी घर का सबसे अनपढ़, गरीब, शोषित व्यक्ति ही पूरे परिवार को दिशा दे देता है। उसी प्रकार भारत का पहला आदमी, जो भारत का आज आखिरी आदमी है, आदिवासी, जो कभी पहला आदमी था वो आज भारत का आखिरी आदमी हो चुका है। उस व्यक्ति के माध्यम से पूरे भारत के मूल निवासियों को एनर्जी मिल सकती है, दिशा मिल सकती है, उनकी पहचान बहाल हो सकती है। इस बात की वास्तविकता को समझे बगैर अगर हम कोई बात करते हैं तो मेरी नजर में दैट इज यूटोपियन अगेंस्ट सोसाइटी, अगेंस्ट कल्चरल सोसाइटी।
राजनीतिक संख्या शास्त्र और सांस्कृतिक समाज शास्त्र में जमीन आसमान का फर्क है। ये 85-15 का राजनीतिक संख्या शास्त्र जो है, इसको सांस्कृतिक समाज शास्त्र में परिवर्तित करने के लिए आपको बाबा साहब की, महात्मा फुले की थ्योरी, बिरसा मुंडा की थ्योरी, टंटा भील की थ्योरी, बाबूराव शर्मा की थ्योरी, राघोजी भांगरे की थ्योरी, इस चीज को इनको लेना ही पड़ेगा। उनकी वास्तविक थ्योरी को समझना ही पड़ेगा। बाबा साहब ने जो बोला उसका उल्लेख हो रहा है अपने सामने, लेकिन जो सोचे थे वो क्या सोच के वो बात बोले हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। बाबा साहब तो सहमत हो गए थे कि भाई ये एक अछूत जैसा ही शब्द है। बाबा साहब ने बोले कि आदिवासी का मीनिंग एक बहुत प्रॉपर मीनिंग नहीं है, ये अछूत जैसा ही शब्द है। लेकिन जब डॉक्टर जय छट्टन से उनका डिस्कशन हुआ, पंजाब राव देशमुख और जयपाल मुंडा से जब उनका डिस्कशन हुआ, तो उनके दिमाग में आया, उनके ध्यान में आई ये बात। इसलिए ट्राइब, ये टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया गया। ट्राइबलिज्म, जिसको टोटेमिज्म बोलते हैं, जिसको सांस्कृतिक समाज व्यवस्था का अभिन्न अंग माना जाता है, उस व्यवस्था का रिकमेंडेशन, दैट इज रिकमेंडेशन, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का रिकमेंडेशन है वो। इट इज नॉट डिफाइन करने वाली थ्योरी नहीं है, वो ऑल्टरनेट लीगल टर्मिनोलॉजी है। लेकिन उसको डिटरमाइन किया डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, उसको डिटरमाइन किया जयपाल मुंडा ने। कॉन्स्टिट्यूशन प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स में आप इस बात को समझ सकते हैं, और आज कोर्ट भी उसका साइटेशन मानता है। उसके साइटेशंस में उन प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स का उल्लेख करता है। समता का जजमेंट ले लीजिए आप, या आदिवासियों की 5वीं अनुसूची की जजमेंट ले लीजिए, या आदिवासी आइडेंटिटी का जजमेंट ले लीजिए। ऐसे कई जजमेंट्स हैं जिसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स को उन्होंने महत्व दिया है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने यह बात को प्रूव कर दी है कि भारत के संविधान और संविधान पूर्व बहस, ये दोनों संवैधानिक हिस्सा है, दोनों संविधान का हिस्सा है। इसको कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फॉर व्हाट एंड फॉर हुम, ये बेसिक है। ये बेसिक जब तक कि हम समझेंगे नहीं बाबा साहब, हम खत्म, ये हमारे समझ के बाहर हो जाएगा। बाबा साहब ने 5वीं अनुसूची, पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन, समांतर संविधान की बात बोला जाता है। पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन की 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासियों का ही स्वायत्तता रहेगी, इसको मान्यता देते हैं। वही व्यक्ति जो आदिवासी शब्द पे, जिनका आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आदिवासी शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं या आदिवासियों को डिफाइन नहीं कर रहे, वही व्यक्ति आदिवासियों को स्वायत्तता प्रदान करते हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची में। वो बिरसा मुंडा के आंदोलन से बाबा साहब प्रेरित होते हैं, क्योंकि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का जो आंदोलन था, वो आंदोलन में हजारों लाखों लोग मारे गए हैं। इस बात का भली भांति ज्ञान था बाबा साहब को, इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात का भली भांति ज्ञान था जयपाल मुंडा को, और जितने संविधान निर्माता थे वो इस बात पे चुप थे, क्योंकि इस देश में जो संघर्ष हुआ है वो शहरी संघर्ष हुआ है, वो पॉलिटिकल पावर के लिए हुआ है। लेकिन जो ग्रामीण और जंगली क्षेत्र के संघर्ष हुए हैं, जो दुर्गम क्षेत्र का संघर्ष हुआ है, वो अधिकारों के लिए हुआ है, सांस्कृतिक सामाजिक अधिकारों पर आधारित संघर्ष था। यहां पर आपको माफी मिल जाती थी, वहां तो गोली ही मिलती थी, वहां मौत ही होती थी। वहां के संघर्ष का अंतिम परिणाम मौत में ही तब्दील होता था। यहां पे लोगों को सजा हुई, माफी भी मांगे लोगों ने, और स्वतंत्र सेनानी का सर्टिफिकेट लिए है। लेकिन जो पूरी कौम की कौम 70% आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों के खिलाफ में, अगर ये सच है, इस बात की सच्चाई को हम कबूल करते हैं, तो उनका जो पार्टिसिपेशन था उसके अनुरूप उनका शेयर होना चाहिए था। नहीं हुआ। देश का विकास आदिवासियों की जमीन पर, आदिवासियों की जमीन पर देश के विकास हुए। माइनिंग्स, वाटर प्लांट्स, पावर प्लांट्स, खदाने और बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए, पुल, डिफेंस, इसको जमीन किसने दिया? अंबानी अदानी ने दिया है। ये आदिवासियों की जमीन पर मिली हुई चीजें हैं।
ये सच्चाई को कोई ठुकरा नहीं सकता, इस सच्चाई को आप ठुकरा नहीं सकते। इट्स हिस्ट्री इट्सेल्फ। और उसका उल्लेख उन लोगों का जो हजारों की संख्या में गोलियों से मारे गए, उनका कोई उल्लेख नहीं है। वो नंगे भूखे लोग जो तीर कमठा लेके लड़ाई लड़े हैं, जिनकी लड़ाई में उनको अपने संघर्ष में उसका परिणाम मौत के रूप में मिला, उनका कहीं उल्लेख नहीं है। हजारों की संख्या में मारे गए हैं वो लोग। मजबूर हुए ब्रिटिश एम्पायर को मजबूरन आदिवासियों के फेवर में जमीनों के कानून बनाने पड़े। ऐसा किसी देश में कानून बना है क्या कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता? गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है? व्हाट इट इंडिकेट्स, ये कानून किस तरफ आपको इंडिकेट करता है? ये बताता है कि वो मालिक है उसके, इस देश की जल जमीन जंगल के मालिक है। ये बेसिक बातें होनी चाहिए। आदिवासियों में एक छोटा बचपना, कुछ लोग बचपने की तरह बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों को भी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ठीक है, ये बोगस आदिवासी है, ये एक आदमी है, ये बोगस आदिवासी है, ये आदिवासी का सर्टिफिकेट लिया, ये आदिवासी नहीं है, यहां तक ठीक है, होना चाहिए कि भाई जो सही है उसको उसका राइट्स मिलना चाहिए। लेकिन तुम्हारी पूरी कौम को आदिवासी नहीं है जो आंदोलन बोल रहा है, उसके खिलाफ में हमारी भूमिका क्या है? ये आदिवासी कर्मचारियों के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि आपकी कौम को, आपकी आने वाली नस्ल को आदिवासी नहीं बोलना चाहता है, उसको अमान्यता नहीं दी जा रही है, उसकी आदिवासियत को ही चैलेंज किया गया है। उस आइडेंटिटी को, जो आपकी वास्तविक आइडेंटिटी है, उसी को अगर अमान्य करा जा रहा है, उसके प्रति हमारी भूमिका क्या है? ये समाज के सुशिक्षित लोगों ने सोचना चाहिए, और उनके साथ साथ बहुजन समाज के भी सुशिक्षित लोगों ने सोचना चाहिए। अटैक तो सामने वाले पे होता है। जब भारत की संस्कृति की बात आती है तो आदिवासी सबसे पहले है, तो जो सबसे पहले उसी पे अटैक होगा। अगर सबसे पहले जिस पे अटैक होगा मारा हो ही जाएगा। लेकिन वो आप उस पे अटैक है, इसका मतलब आप पे अटैक नहीं है। वो आप ही की सेना का व्यक्ति है जो सामने है, वो मरेगा तो आपका नंबर लग जाएगा। आदिवासी मर रहे हैं, यहां के एससी, ओबीसी, मराठा, माइनॉरिटी के लोग ये वेटिंग लिस्ट में है, ये बाद में मरेंगे, थोड़ा ये मरेंगे, लेकिन बाद में। इनका डायरेक्ट एनकाउंटर हो रहा है आदिवासियों का, इनका इनडायरेक्ट एनकाउंटर हो रहा है। इस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। ये प्रक्रिया को समझे बगैर भारत में आप किसी भी टाइप का आंदोलन नहीं। लेकिन इसको करते करते आप में मानवता होनी चाहिए, आपके फेवर में, आपके पक्ष में कौन बोल रहा है, इस चीज को भी समझ लेना पड़ेगा। हम में पूरी मानवता के साथ में, पूरी संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ में इस आंदोलन को चलाने की कोशिश करना पड़ेगा। साथियों, मैं अंत में आपसे बोल रहा हूं कि आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल निवासी की मान्यता मिलने का मतलब, दूसरा मतलब यह है कि भारत के बहुजन समाज को मूल निवासी घोषित होने के रास्ते साफ होने के कगार में है, हो सकते हैं। ये एक नई सांस्कृतिक दिशा पूरे बहुजन समाज के सामने हो सकती है, और ये पहली कामयाबी होगी भारत के मूल निवासियों की, अगर आदिवासियों को वहां पर मिल जाए। इसका अस्तित्व, जो बहुजन समाज का सांस्कृतिक अस्तित्व है, वो आदिवासी पहचान पर और आदिवासी अधिकारों पर टिका है। आज कम समय में हम लोग इतनी बात कर रहे हैं, किसी और दिन हम फिर मिलकर बात करेंगे। ये डिस्कशन किसी समाज की या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे को व्यक्ति की और बाकी लोगों की वंश का हम लोग ये नहीं कर रहे। हम राष्ट्र हित में, समाज हित में, हमारे सांस्कृतिक हित में और विश्व हित में बात कर रहे हैं। आज जो ग्लोबल वार्मिंग का समय चल रहा है, आदिवासी संस्कृति पर्याय है। आज जो 2000, 5000, 2000 झाड़ लगाते हैं उनको पद्म भूषण देते हैं। आदिवासी हजारों साल से ये काम कर रहा है, आपने क्या दिया उनको? जल जमीन जंगल, जंगली जानवर, पर्यावरण, इसकी सुरक्षा आदिवासियों ने की है नेचुरल तरीके से। लेकिन पर्यावरण बचाओ ये स्कीम चलाती है गवर्नमेंट, जंगली जानवर बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जंगल बचाओ,
ये गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, लेकिन जब आदिवासी अपनी सांस्कृतिक आइडेंटिटी पर मांग करता है कि हमको कल्चरल कोड दिया जाए, गवर्नमेंट चुप रहती है। ये जनगणना में आदिवासियों को कल्चरल कोड मिलना चाहिए, कॉमन कल्चरल कोड। उनको धार्मिक कोड की बजाय उनको सांस्कृतिक कोड मिलना चाहिए भारत के पूरे आदिवासियों को। उसकाया जा रहा है, कोंडी धर्म का कोड ले लो, मुंडा धर्म का कोड ले लो, संताली धर्म का कोड ले लो, भिल्ली धर्म का कोड ले लो। अरे आप आज सांस्कृतिक रूप से एक जगह है, आप जमाती के नाम पे एक जगह नहीं आए। जब धर्म बन जाएंगे तो आप हजारों साल तक एक जगह नहीं आएंगे। इसलिए जरूरी है एक कल्चरल कोड आदिवासियों को मिले। ये कल्चरल कोड अगर आदिवासियों को मिल जाता है तो यहाँ के बहुजनों के लिए भी एक दिशा निर्देश का काम करेगा वो। यानी आदिवासियों को कॉमन कल्चरल